एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के डिड यू नो फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको साइड में कुछ बॉक्सेस में दिए हुए हैं, वर्ड ओरिजिन वगैरह। एंड साथ ही साथ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले जो आपका पेज पे आपको गिवन है वो दिस सन के साइड में जो आपको डू यू नो वाला गिवन बॉक्स है उसको पढ़ते हैं। सोल इज़ द इन रोमन माइथोलॉजी इज़ द सन गॉड। सोल का मतलब रोमन माइथोलॉजी में क्या होता है, उसका मतलब होता है द सन गॉड। ठीक है, सोल का मतलब सन गॉड। ओके, तो सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, एंड और जो सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू द सन। तो अभी आप ये देखो कि सोल का मतलब क्या होता है। सोल का मतलब रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड होता है। और सोलर का क्या मतलब होता है। सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू द सन, मतलब जो चीज़ सन से मिलती हो, मतलब रिलेट करती हो, उसका कुछ सन के साथ रिलेशन हो। द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। मतलब इसलिए जो फैमिली है सन की, हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम के बारे में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तो आप मेरी जो इस चैप्टर की, मैंने पूरा जो चैप्टर है डू यू नो फैक्ट्स भी, उसमें कुछ बॉक्सेस डिस्कस किए हैं, वो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 चैप्टर के बना दिए हैं। तो आप वो मेरी चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है कि जो फैमिली है सन की इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। मतलब जो सन की जो फैमिली कहलाता है सोलर सिस्टम, और सन उसका हेड कहलाता है। तो जो फैमिली है सन की इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, इसलिए उसके जो सन की फैमिली है उसे सोलर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि वो सन से रिलेटेड है। इसलिए सोलर जो कि सन से रिलेटेड है, इसलिए उसका नाम सोलर सिस्टम रखा गया। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग। तो ये आपको ऐसी एक्टिविटी टाइप दी हुई कि ये ज़रूरत नहीं है हमें करने की। फिर है वर्ड ओरिजिन। वर्ड ओरिजिन में हम ये पढ़ते हैं कि जो वर्ड है, कोई भी वर्ड है, तो वो उसका ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब किसने कैसे सोचा कि इस चीज़ का नाम हम ये रखते हैं। तो ये बॉक्स जो वर्ड ओरिजिन के बॉक्सेस होते हैं, इसमें यही समझाते हैं। मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। मतलब जो कि हम किसी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि किसी और लैंग्वेज से उठाए गए हों। जैसे आप हिंदी में विदेशी शब्द पढ़ते हैं, विदेशी शब्द। तो ये जो विदेशी शब्द होते हैं ये किधर से आते हैं। विदेशी शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में पहले से नहीं थे, जो कि किसी और लैंग्वेज से उठाए गए। ऐसी दूसरी लैंग्वेज में भी होता है कि किसी दूसरी लैंग्वेज से उस लैंग्वेज का वर्ड बनाया जाता है। जैसे ज्योग्राफी है, जैसे हम ये सब्जेक्ट का नाम ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी वर्ड किधर से निकला। वो एक इंग्लिश वर्ड है, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। मतलब जो ज्योग्राफी वर्ड निकला उसका ओरिजिन किधर से हुआ, ग्रीक से। ओके, ग्रीक लैंग्वेज में, विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। मतलब जो कि अर्थ से रिलेटेड है। ओके, ज्योग्राफी एक ग्रीक, उसका जो ओरिजिन हुआ जहाँ से वो निकला, वो ग्रीक लैंग्वेज से निकला, जो कि रिलेट करता है अर्थ के साथ। तो अर्थ के बारे में ही पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी में। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स मीनिंग राइटिंग। गी का मतलब क्या होता है ग्रीक में, अर्थ। ओके, गी का मतलब अर्थ होता है ग्रीक में, और ग्राफिया का मतलब राइटिंग होता है। तो ऐसे गी और ग्राफिया को लिया, जी और ग्राफिया, और फिर इससे ही ज्योग्राफी वर्ड निकल के आया, जो कि इस अभी हम पढ़ते हैं। ओके, जियो मतलब जी। ओके, एंड फिर जियो प्लस लॉजी, जियोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ द अर्थ। ठीक है, जियोमेट्री जो हम पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ हो गया। ठीक है, जियोमेट्री आपके मैथ्स में होती है, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ ये हो गया। ठीक है, फिर जियोइड हमने पढ़ा हुआ था, अर्थ की शेप होती है जियोइड। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, मैंने जियोइड को समझाया हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। मतलब जियोइड का क्या मतलब है, जो कि अर्थ की शेप को डिस्क्राइब करता है। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। मतलब जो ह्यूमन्स हैं, हम लोग जो ह्यूमन बींग है, उन्हें हमेशा से मज़ा आता रहा है नाइट स्काई को देखने में। दोज हू स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। अब ये ध्यान दीजिए कि एस्ट्रोनॉमर्स किन्हें कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स वो होते हैं जो कि स्टडी करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ को और उनकी मूवमेंट को, उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। आर्यभट्टा एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। आर्यभट्टा आप जानते होंगे, जिन्होंने ज़ीरो का इन्वेंशन किया था। तो आर्यभट्टा कौन थे जिन्होंने ज़ीरो कन्वेंशन किया, वो भी एक एस्ट्रोनॉमर थे एंशिएंट इंडिया के। ओके, वो एक एस्ट्रोनॉमर थे पुरानी इंडिया में जो रहते थे। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। मतलब उन्होंने ही ये बताया था कि जो मून और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो शाइन करते हैं क्योंकि उनकी
पर उनकी खुद की शाइन नहीं होती है। प्लैनेट्स और जो मून है उनकी खुद की शाइन नहीं होती है, पर वो क्या करते हैं, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी इस चैप्टर के समझाया है। तो आर्यभट्ट ने ही ये बताया था कि ऐसे होता है कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी खुद की लाइट नहीं होती। आज के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमर्स छाए हुए हैं, हर जगह हर कंट्री में है एस्ट्रोनॉमर्स। वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, मतलब एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो इस टाइम इस दुनिया में जो अभी की टाइम है अभी बिजी हैं लोग एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स के बारे में छानबीन करने में। क्योंकि लाइट की स्पीड कितनी है, लाइट कितनी तेज़ ट्रैवल करती है, लाइट की स्पीड है कि मतलब वो हर एक सेकेंड में वो कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है, वो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा स्पीड होगी कि वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल रही है। ओके, इतनी स्पीड होने के बावजूद भी जो सन की लाइट है, मतलब ये सन है तो सन की लाइट 8 मिनट्स लेती है अर्थ तक पहुंचने में। ओके, मतलब सनराइज़ जब हो जाता है, मतलब जब अर्थ जो है वो सन की तरफ को आ जाती है, रोटेट कर देती है, तब भी उसके सनलाइट को पहुंचने में अर्थ की तरफ 8 मिनट्स लगता है। वो 8 मिनट्स क्यों लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि सन और अर्थ के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। और कितना डिस्टेंस है वो आप लोग बताएंगे। कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो सबसे फर्स्ट मैन था टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में आपको सबको पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो सबसे पहला पर्सन था जिसने मून के सरफेस पर अपना कदम रखा था। और कब रखा था, 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, वाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्लांट्स और एनिमल्स को क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें तो चाहिए होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट एयर चाहिए होती है, ऑक्सीजन। और ये सारी कहाँ पे मिलती है, हमें अर्थ पर मिलती है। ओके, तो हमने ये डिड यू नो फैक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स पर। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन। कौन सा प्लैनेट जो है उसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है, अर्थ का ट्विन कहा जाता है वीनस को। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मतलब जो सबसे थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, मतलब पहले पे मरकरी आता है, सेकंड पे वीनस आता है और थर्ड पे क्या आता है, मरकरी, वीनस, अर्थ आता है। ओके, तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट जो कि सन से वो है अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, या सर्कुलर पाथ में घूमते हैं सन के अराउंड प्लैनेट्स। सर्कल पाथ में नहीं घूमते। मैंने आपको क्या बताया था कि वो थोड़े ओवल से पाथ में घूमता है, रेक्टेंगल में तो नहीं घूमते। किस में घूमते हैं, इलोंगेटेड पाथ में। इलोंगेटेड पाथ में घूमता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा लंबा सा पाथ होता है ओवल शेप में, पूरा सर्कुलर नहीं होता है। तो आप ये मत सोचेगा कि सर्कुलर पाथ होता है, एकदम इलोंगेटेड पाथ होता है, मतलब थोड़ा लंबा सा चौड़ा सा पाथ होता है। ओके, तो पहले का वीनस, सेकंड का अर्थ, थर्ड का इलोंगेटेड पाथ एंड फिर फोर्थ है द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द। पोल स्टार कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, अब हमने ये देख लिया। अब हम चलते हैं नहीं, एक और है इधर, एक और टिक द करेक्ट है। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। जो एस्ट्रॉइड्स है, मतलब जो एस्ट्रॉइड बेल्ट बनी हुई है वो किधर पाए जाते हैं, वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ओके, उनके ऑर्बिट के बीच में मिलते हैं वो। अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ डैश। मतलब एक ग्रुप किसी चीज़ का जो होता है वो जब बहुत सारे पैटर्न्स बनाता है उसे क्या कहते हैं, वो हमें बताना है। तो पहले ब्लैंक में आएगा ग्रुप ऑफ स्टार्स। ओके, हमने कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ा था। एक ग्रुप जो स्टार्स का होता है, हमने कॉन्स्टलेशंस के बारे में पार्ट 1 में पढ़ा था। तो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होता है जो कि बहुत से पैटर्न्स बना रहे होते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। ओके, ये नोट डाउन कर लीजिए। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट है अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ डैश। क्या होता है, गैलेक्सी। ओके, ये भी हमने पढ़ा हुआ है गैलेक्सी के बारे में भी पार्ट 3 में। फिर है डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। मतलब अर्थ के सबसे पास वाली सेलेस्टियल बॉडी कौन है, मून। सन नहीं है, सन नियरेस्ट स्टार है। जो सेलेस्टियल बॉडी में स्टार, प्लैनेट्स, मून सब आ जाता है। ठीक है, तो मून है जो कि सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है अर्थ के। ओके, क्लोजेस्ट मतलब सबसे पास। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये तो हमने अभी टिक द करेक्ट में पढ़ा और ये तो हमें भी मालूम है। अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। ओके, प्लांट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। प्लांट्स के पास उनका खुद का डैश और डैश नहीं होता। क्या नहीं होता, हीट एंड लाइट। प्लांट्स के पास उनके खुद की हीट नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती। हीट वो सन से लेते हैं और लाइट भी वो सन से ही लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आप इसको रिवाइज करिए, रीड करिए एंड अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।